एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मतलब जब किसी इंसान को गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करना होता है तो वो क्या करता है? वो शायद एक रफ कागज लेता है। बिल्कुल। वो एक रफ कागज लेता है और किनारे पर कुछ नंबर या निशान बनाता है। मतलब कोई भी इंसान पूरी कहानी नहीं लिखता कि चलो इसे कदम दर कदम सोचते हैं, पहले मेरे पास 2 सेब थे, फिर मैंने एक खा लिया। हाँ, वो बस सीधा लिखेगा 2-1 = 1। सही कहा। ये हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक है। हम अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पेन का कम। लेकिन जब बात आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है तो अचानक से ये रफ कागज वाला तरीका गायब हो जाता है। एकदम गायब हो जाता है। एआई पूरी एक किताब लिख डालता है सिर्फ एक छोटे से जवाब तक पहुंचने के लिए। ये ऐसा है जैसे कोई मशीन एक आसान से सवाल को हल करने के लिए निबंध लिख रही हो। और देखिए, यही वो विरोधाभास है जो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण के केंद्र में है। आज हम जूम कम्युनिकेशंस के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित एक नए और बेहद दिलचस्प रिसर्च पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। इस पेपर का नाम है चेन ऑफ ड्राफ्ट थिंकिंग फास्टर बाय राइटिंग लेस। थिंकिंग फास्टर बाय राइटिंग लेस, मतलब कम लिखकर तेजी से सोचना। बिल्कुल। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य श्रोताओं के लिए यह समझना है कि क्या हम एआई मॉडल्स की सोचने की प्रक्रिया को इंसानों की तरह अधिक कुशल बना सकते हैं। मतलब क्या हम इन मॉडल्स को कम लिखना और तेज सोचना सिखा सकते हैं, ताकि तकनीक की दुनिया में जो समय और पैसे की भारी बर्बादी हो रही है उसे रोका जा सके। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि जो लोग रोजमर्रा के कामों में बड़े एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि यार आज का एआई इतना एडवांस हो गया है, वो जटिल सॉफ्टवेयर का कोड लिख देता है, कानूनी दस्तावेज तैयार कर लेता है। हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन फिर भी वो एक इंसान की तरह रफ नोट बनाने जैसी बुनियादी और सीधी चीज क्यों नहीं कर पाता? मतलब वो इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों करता है? इस घुमा फिरा कर बात करने के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें तकनीकी दुनिया की 2 सबसे बड़ी अड़चनों को समझना होगा। आज के समय में जब हम एआई को व्यावहारिक रूप से बड़े पैमाने पर लागू करने की बात करते हैं तो 2 सबसे बड़ी बाधाएं सामने आती है। कौन सी? पहली है लेटेंसी, यानी प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय, और दूसरी है कॉस्ट, यानी टोकन का खर्च। अच्छा, तो लेटेंसी और कॉस्ट। हाँ, देखिए, जब एक एआई मॉडल कोई जवाब जनरेट करता है तो वो हवा से नहीं आता। हर एक शब्द, या अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो हर एक टोकन को प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर्स में भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर लगती है। मतलब सर्वर और ग्राफिक्स कार्ड्स का इस्तेमाल। बिल्कुल। जब मॉडल ज्यादा शब्द लिखता है तो उसे सोचने और जवाब देने में ज्यादा समय लगता है, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। और सर्वर पर जो प्रोसेसिंग पावर यानी बिजली और जीपीयूज का इस्तेमाल होता है, उसका सीधा असर कंपनी के पैसों पर पड़ता है। बाप रे। सोचिए, जब लाखों यूजर्स एक साथ एआई का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये छोटे छोटे अतिरिक्त शब्द कंपनियों के लिए लाखों डॉलर का खर्च बन जाते हैं। तो ये बात सिर्फ एआई के बातूनी होने की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उसके बातूनी होने से जो आर्थिक और तकनीकी बोझ पैदा हो रहा है, बात उसकी है। तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस नई चेन ऑफ ड्राफ्ट टेक्निक के आने से पहले मौजूदा स्थिति क्या थी? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो शुरुआती दौर में मॉडल्स स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग पर काम करते थे। स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग। मतलब सीधे सवाल और सीधे जवाब। हाँ, आप सवाल पूछते थे, वो सीधे निष्कर्ष पर कूद पड़ते थे, लेकिन इसमें सटीकता की कमी थी। बिना सोचे समझे जवाब देना। बिल्कुल। बिना सोचे समझे सीधे जवाब देने के चक्कर में वे अक्सर गलतियां करते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए एआई की दुनिया में चेन ऑफ थॉट या सीओटी नाम की तकनीक ने प्रवेश किया। चेन ऑफ थॉट। हाँ, इस तकनीक ने एआई से कहा कि सीधे जवाब मत दो, बल्कि कदम दर कदम सोचो, जिसे हम थिंक स्टेप बाय स्टेप कहते हैं। अच्छा, तो एआई ने अपने काम को हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। एकदम सही। और इसका असर जादुई था। जब एआई ने अपनी तार्किक प्रक्रिया को हर एक कदम में विस्तार से लिखना शुरू किया तो उसकी सटीकता में, मतलब एक्यूरेसी में, अभूतपूर्व उछाल आया। जो गणितीय या तार्किक पहेलियां एआई पहले हल नहीं कर पाता था, अब वो उन्हें आसानी से सुलझाने लगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर चेन ऑफ थॉट से हमें सही जवाब मिल रहा है और एआई जटिल समस्याओं को बिना गलती के सुलझा रहा है, तो फिर उसके थोड़ा ज्यादा लिख देने में समस्या क्या है? मतलब सटीकता ही तो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ना। अगर थोड़ा ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लग भी रही है तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशानी उसके पैमाने में है और उस अतिरिक्त जानकारी की अनावश्यकता में है। अनावश्यकता? हाँ,
इसे रिसर्च पेपर में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं, जेसन और लॉलीपॉप का उदाहरण। अच्छा, बताइए। मान लीजिए हम एआई से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। सवाल है, जेसन के पास 20 लॉलीपॉप थे, उसने कुछ लॉलीपॉप डैनी को दे दिए। अब जेसन के पास 12 लॉलीपॉप बचे हैं। जेसन ने डैनी को कितने लॉलीपॉप दिए? अरे, ये तो बहुत ही बुनियादी गणित है। 20 - 12 मतलब जवाब 8 है। सच कहा, आपके लिए यह आसान है, लेकिन जब हम चेन ऑफ थॉट का इस्तेमाल करके एआई से ये सवाल पूछते हैं तो वो सीधा 8 नहीं कहता। तो वो क्या कहता है? वो अपनी पूरी विचार प्रक्रिया को कुछ इस तरह लिखता है। चलिए इसे कदम दर कदम सोचते हैं। एक, शुरुआत में जेसन के पास 20 लॉलीपॉप थे। ओहो। 2, कुछ लॉलीपॉप डैनी को देने के बाद अब जेसन के पास 12 लॉलीपॉप हैं। 3, यह पता लगाने के लिए कि जेसन ने डैनी को कितने लॉलीपॉप दिए, हमें शुरुआती संख्या और बची हुई संख्या के बीच का अंतर निकालना होगा। बाप रे, इतनी लंबी कहानी। रुकिए, अभी पूरा नहीं हुआ। 4, हम एक साधारण घटाव कर सकते हैं, 20 - 12। 5, 20 में से 12 गए तो 8 बचे, इसलिए जेसन ने डैनी को 8 लॉलीपॉप दिए। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी को एक एक शब्द चबाकर समझा रहा हो। मतलब इस पूरी कहानी में जेसन, डैनी और लॉलीपॉप का जिक्र बार बार हुआ है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि इस पूरी व्याकरण और कहानी का उस गणितीय गणना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, गणित तो सिर्फ 20 - 12 है। सही कहा। मॉडल ने जो ये लंबी चौड़ी कहानी रची है वो सिर्फ अतिरिक्त टोकन की संख्या को बढ़ा रही है। मॉडल के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है उसे हर एक अक्षर, हर एक स्पेस और पंक्चुएशन मार्क को जनरेट करने के लिए भारी गणनाएं करनी पड़ती हैं। मतलब हर एक फुल स्टॉप का भी पैसा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। ये यूजर के लिए इंतजार का समय बढ़ाता है और जैसा कि हमने पहले देखा, ये कंप्यूटिंग पावर को बुरी तरह बर्बाद करता है। एआई जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, या कहें कि अपनी सोच को जाहिर करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। तो यहाँ से हम एक बड़ी समस्या को देख पा रहे हैं। चेन ऑफ थॉट हमें सटीकता तो देता है, लेकिन वो बहुत लंबा है, धीमा है और काफी महंगा भी है। बिल्कुल। तो हम इस सटीकता को खोए बिना इस प्रक्रिया को तेज कैसे कर सकते हैं? और मुझे लगता है यहीं से आज के रिसर्च पेपर का मुख्य आकर्षण सामने आता है। चेन ऑफ ड्राफ्ट या COD। एकदम सही जगह पहुंचे आप। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये एक नया प्रॉम्प्टिंग तरीका है जो एआई से कहता है कि कदम दर कदम सोचो, लेकिन हर कदम के लिए केवल न्यूनतम ड्राफ्ट लिखो। मतलब शायद अधिकतम 5 शब्दों में। आपकी समझ बिल्कुल सटीक है। चेन ऑफ ड्राफ्ट मॉडल को निर्देश देता है कि वो अपनी सोच की प्रक्रिया को बनाए रखे, लेकिन उस सोच को व्यक्त करने के लिए शब्दों के मायाजाल में न फंसे। लॉलीपॉप वाले उदाहरण को लें तो COD के साथ एआई का जवाब कुछ ऐसा दिखता है। 20 - x = 12, x = 20 - 12 = 8। बस इतना ही। बस इतना ही। कोई जेसन नहीं, कोई डैनी नहीं, कोई व्याकरण नहीं। हाँ, वाह, ये सचमुच एक बहुत ही शानदार बदलाव है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हमने एआई को एक बातूनी साहित्य के प्रोफेसर की भूमिका से हटाकर एक तेज तर्रार गणितज्ञ बना दिया है। हाँ, जो सीधा मुद्दे की बात करता है। बिल्कुल, जब बिना कोई फालतू बात किए सीधे बोर्ड पर फॉर्मूला लिखता है और जवाब निकाल देता है। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीक इंसानों की संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जिसे हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं, उससे कितनी गहराई से मेल खाती है। मतलब जैसे हम रफ नोट्स बनाते हैं। हाँ। जब हम इंसान किसी जटिल समस्या को सुलझाते हैं तो हम खुद को समझाने के लिए पूरे वाक्य नहीं बोलते या लिखते। हम अपनी सोच को बाहरी रूप देने के लिए शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते हैं। हम केवल वही महत्वपूर्ण जानकारी लिखते हैं जो हमारी वर्किंग मेमोरी को अगले कदम तक पहुंचने में मदद करे। हम वाक्यों को पूरा करने या व्याकरण सही रखने की चिंता नहीं करते। चेन ऑफ ड्राफ्ट्स इसी मानवीय व्यवहार की नकल करता है। तो ये एआई को फालतू शब्दों के बोझ से मुक्त करता है। सिद्धांत के स्तर पर ये बहुत ही तार्किक और काफी आकर्षक लगता है। जी। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। कैसा संदेह? देखिए, जब हम एआई से उसके सोचने के कदम, उसके शब्द छीन लेते हैं, तो क्या वो अपनी तार्किक क्षमता नहीं खो देता? मतलब क्या ये वास्तव में काम करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि अगर जवाब गलत आने लगे तो फिर इस शॉर्टहैंड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपका संदेह लाजमी है और शोधकर्ताओं ने इसी चीज को परखने के लिए इसे आज के 2 सबसे शक्तिशाली मॉडल्स पर टेस्ट किया, GPT-4o और Claude 3.5 Sonnet।
अच्छा, और नतीजे क्या रहे? इसकी जो आंकड़े सामने आए वे इस तकनीक की असली ताकत दिखाते हैं। सबसे पहले उन्होंने GSM 8K नामक एक बेंचमार्क पर परीक्षण किया। ये गणित के सवालों का टेस्ट है ना? हाँ, गणित के सवालों का एक बहुत ही कठिन और प्रसिद्ध डेटा सेट है। तो सुनिए, चेन ऑफ थॉट का इस्तेमाल करने पर दोनों मॉडल्स ने लगभग 95% की सटीकता हासिल की। 95% काफी अच्छा है। लेकिन उन्होंने एक सवाल का जवाब देने के लिए औसतन लगभग 200 टोकन खर्च किए। 200 टोकन, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जब चेन ऑफ ड्राफ्ट का उपयोग किया गया तो सटीकता 91% रही और टोकन का खर्च सिर्फ 40 के आसपास रह गया। रुकिए, ये आंकड़ा ध्यान देने लायक है। टोकन के खर्च में तो 80% की भारी कमी आई, जो कि बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन सटीकता 95% से गिरकर 91% हो गई। तो क्या उद्यम स्तर पर, मतलब एंटरप्राइज लेवल पर 4% की गिरावट बहुत बड़ी बात नहीं है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। मतलब क्या 80% पैसे बचाने के लिए एआई को थोड़ा कमजोर बनाना एक सही सौदा माना जाएगा? देखिए, कुछ बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशंस में जहां 100% एक्यूरेसी चाहिए, शायद वहां ये समझौता ना किया जाए। लेकिन आपको तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। दूसरा पहलू क्या है? स्पोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग यानी खेल की समझ से जुड़े एक और परीक्षण में क्लॉड 3.5 सोनेट ने चेन ऑफ थॉट का उपयोग करते हुए 189 टोकन्स लिए। लेकिन जब उसी मॉडल ने चेन ऑफ ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया तो उसने सटीकता खोए बिना, ध्यान दीजिएगा, सटीकता खोए बिना सिर्फ 14 टोकन्स में सही जवाब दे दिया। वाओ, 189 से सीधे 14 पर। बिल्कुल, ये 92% की कमी है। 92% की कमी, मतलब ये तो लगभग मुफ्त के बराबर हो गया। यही नहीं, प्रतीकात्मक तर्क, जिसे हम सिंबॉलिक रीजनिंग कहते हैं, उसको परखने के लिए किए गए एक कॉइन फ्लिप टेस्ट में नतीजे और भी स्पष्ट थे। कॉइन फ्लिप टेस्ट, ये क्या होता है? इसमें सवाल कुछ ऐसा था, रॉबिन ने सिक्का उछाला, पैगी ने उछाला, ग्रांट ने उछाला, क्या सिक्का अभी भी हेड्स है? इस टेस्ट में चेन ऑफ थॉट और चेन ऑफ ड्राफ्ट दोनों ने पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ जवाब दिया। दोनों ने 100%? हाँ, लेकिन COD ने बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल किया। ये साबित करता है कि ज्यादातर मामलों में AI को सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत होती ही नहीं है। मतलब वो बिना सटीकता खोए भी बहुत कम शब्दों ने काम चला सकता है। बिल्कुल सही। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही तकनीकी सवाल आता है। पूछिए। देखिए, एक AI मॉडल जो मूल रूप से एक नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन इंजन है, मतलब जो सिर्फ अगला शब्द गैस करता है, हाँ, उसे कैसे पता चलता है कि कौन सी जानकारी काटनी है और क्या रखना है? मतलब उसी जेसन और लॉलीपॉप वाले सवाल में मॉडल ने जेसन और डेनी के नाम कैसे हटा दिए और सिर्फ 20-X पर कैसे फोकस किया? इसके पीछे की कार्यप्रणाली बहुत ही रोचक है। जब मॉडल को अधिकतम 5 शब्दों का ड्राफ्ट बनाने की सख्त सीमा दी जाती है तो वह वाक्य के ढांचे को छोड़कर मूल तर्कों पर फोकस करने के लिए मजबूर हो जाता है। मूल तर्कों पर, मतलब कोर लॉजिक पर। हाँ, हाँ। AI के न्यूरल नेटवर्क में हर शब्द का एक वजन होता है, एक वेट होता है। जब उसे कम शब्द चुनने होते हैं तो वह स्वतः ही उन शब्दों या प्रतीकों को चुनता है जिनका गणितीय या तार्किक वजन सबसे ज्यादा होता है। वो समझ जाता है कि गणना के लिए नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संख्याएं और ऑपरेशंस महत्वपूर्ण हैं। तो सीधे काम की बात पर आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये बात हमें इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती की तरफ ले जाती है। जी, क्योंकि देखिए, अगर ये इतना ही बेहतरीन है तो आज से ही हर कोई डिफॉल्ट रूप से इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? सही सवाल है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये एक जादुई छड़ी है जो हर मॉडल पर चल जाएगी। पेपर में कुछ सीमाओं का, कुछ लिमिटेशंस का भी तो जिक्र किया गया होगा। हाँ, बिल्कुल किया गया है। इस शोध की सबसे बड़ी सीमा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में सामने आती है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग? हाँ, अभी तक हमने जिन सफलताओं की बात की वे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में मिली। इसका मतलब है कि AI को पहले से कुछ उदाहरण दिए गए थे कि एक शॉर्ट हैंड ड्राफ्ट कैसा दिखता है। अच्छा, मतलब उसे पहले सिखाया गया था। बिल्कुल। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने बिना कोई उदाहरण दिए सीधे AI से कहा कि न्यूनतम ड्राफ्ट का इस्तेमाल करके सोचो, तो मॉडल भ्रमित हो गए और उनका प्रदर्शन काफी गिर गया। मतलब बिना उदाहरण के AI को समझ ही नहीं आया कि इस शॉर्टहैंड भाषा में कैसे सोचना है। हाँ, वो कंफ्यूज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी है? ये कमी नहीं है, बल्कि ये उनकी ट्रेनिंग के मूल स्वरूप का परिणाम है।
इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, जिन्हें हम LLM कहते हैं, इंटरनेट के विशाल डेटाबेस पर ट्रेन किया जाता है। जैसे विकिपीडिया के लेख, न्यूज़ वेबसाइट्स। बिल्कुल, लंबी चौड़ी किताबें, ब्लॉग्स। अब देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध ज्यादातर सामग्री बहुत ही विस्तृत और लंबे वाक्यों में होती है। इंसान अपने रफ नोट्स या शॉर्ट हैंड तो इंटरनेट पर पब्लिश नहीं करते ना। हाँ, कोई अपने कच्चे चिट्ठे थोड़ी ना इंटरनेट पे डालता है। सही कहा। इसलिए इंटरनेट पर ऐसा बहुत कम डेटा है जहां किसी ने अपनी विचार प्रक्रिया को शॉर्ट हैंड या ड्राफ्ट स्टाइल में लिखा हो। समझ गया। मॉडल के लिए ये स्वाभाविक ही नहीं है कि वो बिना किसी गाइडेंस के एकदम से इतना संक्षिप्त हो जाए। उसे ये भाषा सीखनी पड़ती है। ये बात पूरी तरह से समझ में आती है। मतलब आप एक ऐसे मॉडल से संक्षिप्त होने की उम्मीद कर रहे हैं जिसने इंटरनेट की सारी बकवास पढ़कर बोलना सीखा है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और इस पेपर में एक और जो बेहद दिलचस्प कमी सामने आई है वो है छोटे मॉडल्स का प्रदर्शन। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। 3 बिलियन से कम पैरामीटर वाले छोटे मॉडल्स जैसे QVAN 1.5B, llama 3.2 या Zoom का अपना SLM 2.3B, इन सभी ने चेन ऑफ ड्राफ्ट में बुरी तरह संघर्ष किया। बहुत बुरी तरह। तो ऐसा क्यों है कि बड़े मॉडल्स तो शॉर्ट हैंड में सोच लेते हैं, लेकिन छोटे मॉडल्स को सही जवाब तक पहुंचने के लिए अभी भी पूरी कहानी लिखने की जरूरत पड़ती है? मतलब बिल्कुल एक उस छोटे बच्चे की तरह जिसे गणित के पेपर में सारे स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं ताकि गलती ना हो। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। इसके पीछे AI के सोचने के तरीके का एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। इसे हम AI की वर्किंग मेमोरी कह सकते हैं। वर्किंग मेमोरी? हाँ, जो बहुत बड़े मॉडल्स होते हैं उनमें अरबों पैरामीटर्स होते हैं। वे तार्किक गणनाओं के कई स्तरों को अपने आंतरिक नेटवर्क में एक साथ होल्ड कर सकते हैं, मतलब एक साथ याद रख सकते हैं। लेकिन छोटे मॉडल्स की आंतरिक क्षमता कम होती है, इसलिए वे अपने द्वारा जनरेट किए गए हर एक शब्द यानी टोकन को एक बाहरी स्क्रैच पैड या स्मृति के सहारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब जब एक छोटा मॉडल लिखता है कि जेसन के पास 20 लॉलीपॉप थे, तो वो दरअसल खुद को याद दिला रहा है कि वो किस विषय पर बात कर रहा है। बिल्कुल, वे अपने ही लिखे हुए शब्दों को एक तार्किक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब मॉडल इसलिए या चूंकि जैसे शब्द जनरेट करता है, तो वो खुद को अगली तार्किक छलांग के लिए तैयार कर रहा होता है। वाओ! अगर आप उस छोटे मॉडल से वो बैसाखी छीन लेंगे, उससे कहेंगे कि सीधे जवाब लिखो, तो वो अपनी तार्किक श्रृंखला भूल जाएगा और लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए चेन ऑफ ड्राफ्ट छोटे मॉडल्स पर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। तो इसका मतलब है कि भविष्य में अगर हमें छोटे मॉडल्स को तेज बनाना है, तो हमें उन्हें शुरुआत से ही रफ नोट बनाना सिखाना होगा? जी बिल्कुल। पेपर के अनुसार इसका समाधान यही है कि भविष्य में इन छोटे मॉडल्स को विशेष रूप से COD स्टाइल डेटा यानी कॉम्पैक्ट रीजनिंग पर ट्रेन या फाइन ट्यून किया जाए। और ये AI के विकास का अगला बड़ा चरण हो सकता है। अगर हम मॉडल्स को ट्रेनिंग के समय ही ये सिखा दें कि विचार प्रक्रिया को शॉर्ट हैंड में कैसे रखा जाता है, तो हमें उन महंगे और भारी चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये जानना हर किसी के लिए क्यों मायने रखता है? एक आम इंसान या किसी कंपनी के लिए इस चेन ऑफ ड्राफ्ट तकनीक का असली मतलब क्या है? अगर हम इस तकनीकी भाषा से बाहर निकलें, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि रियल टाइम AI एप्लीकेशंस बहुत तेज और बहुत सस्ते हो जाएंगे। बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे। जरा सोचिए, एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट जो आपके सवाल का जवाब देने से पहले बैकग्राउंड में 500 शब्दों का तर्क नहीं बुन रहा, बल्कि सिर्फ 10 प्रतीकों में अपने दिमाग में ही प्रोसेस करके आपको पलक झपकते ही जवाब दे रहा है। इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। ये न केवल क्लाउड कंप्यूटिंग के लागत को जमीन पर लाएगा, बल्कि ये एज AI यानी सीधे हमारे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या स्मार्ट चश्मे के अंदर शक्तिशाली AI चलाने का रास्ता भी खोलेगा, जहां इंटरनेट की भी जरूरत ना पड़े। हाँ, जहां कंप्यूटिंग पावर और बैटरी सीमित होती है, वहां AI का कम शब्द इस्तेमाल करके ज्यादा तेजी से सोचना एक वरदान साबित होगा। चेन ऑफ ड्राफ्ट ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि प्रभावी और सटीक सोच के लिए हमेशा लंबी चौड़ी बातों की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे हम इस गहन विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, इस पूरी स्रोत सामग्री से उपजा एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल मेरे दिमाग में आता है, जिसपे मुझे लगता है श्रोताओं को भी सोचने की आवश्यकता है। वो सवाल क्या है? देखिए, अगर चेन ऑफ ड्राफ्ट आगे चल के AI का डिफॉल्ट तरीका बन जाता है, अगर AI
सिर्फ कुछ छोटे प्रतीकों, अंकों और अधूरे वाक्यों के जरिए जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाना सीख जाता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? अच्छा, आप उस दिशा में सोच रहे हैं। हाँ, क्या भविष्य में एआई की आंतरिक आवाज, उसकी इनर मोनोलॉग, इंसानों की समझ से पूरी तरह बाहर हो जाएगी? ये एक बहुत ही डरावना लेकिन वाजिब सवाल है। सोचिए ना, क्या होगा जब एआई अपनी खुद की एक ऐसी शॉर्ट हैंड भाषा, एक ऐसी कोडिंग बना लेगा जिसे इंसान पढ़ ही ना सकें, क्योंकि वो भाषा हमारे पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खुद की स्पीड बढ़ाने के लिए लिखी गई होगी। ये एक बेहद प्रासंगिक और थोड़ा विचलित कर देने वाला प्रश्न है। वर्तमान में हम एआई को इंसानों की तरह रफ नोट बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन एक इंसान के रफ नोट कम से कम दूसरा इंसान तो थोड़ा बहुत तो समझ ही लेता है कि वो क्या सोच रहा था। हाँ, कुछ तो अंदाजा लग ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर एआई की ये ड्राफ्टिंग भाषा पूरी तरह से एक अनजान और कूटबद्ध लिपि बन गई, एक एन्क्रिप्टेड लिपि बन गई, तो एक्सप्लेनेबिलिटी का संकट आ जाएगा। मतलब हम समझ नहीं पाएंगे कि उसने क्या किया। हाँ, यानी अगर एआई ने कोई गलत फैसला लिया तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उसने वो फैसला क्यों लिया, क्योंकि उसकी सोचने की प्रक्रिया हमारे लिए अदृश्य या अपठनीय हो चुकी होगी। ये एक ऐसा विचार है जो इस तकनीक की असीम संभावनाओं के साथ साथ इसकी गहराई और इसके खतरों की ओर भी इशारा करता है। बिल्कुल करता है। शुरुआत हमने एक इंसान के उसी रफ कागज से की थी, किनारे पर लिखे कुछ नंबर जो हमें सही जवाब तक पहुंचाते हैं। एआई अब धीरे धीरे हमारा वो कागज छीनकर खुद उस पर अपने रहस्यमयी निशान बना रहा है, और वो भी बिजली की रफ्तार से। ये तकनीक निश्चित रूप से एआई के भविष्य और उसकी कार्यप्रणाली की दिशा तय करेगी। श्रोताओं के लिए ये विचार निश्चित रूप से आगे सोचने का एक नया नजरिया खुलेगा। इस विचार पर जरूर सोचिएगा।